हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 शॉर्ट्स भेजे हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, पहला एक ही क्वेश्चन बन रहा है लेमन और टर्मरिक का। आपने देखा होगा कि घर में पीतल या कांसे के बर्तन होते हैं, जब वो काले पड़ जाते हैं तो उन पर हम नींबू या हल्दी रगड़कर उनको साफ़ करते हैं, तो पीतल का जो बर्तन होता है वो चमकने लगता है। तो क्या रीज़न है उस चीज़ का? तो उसी पे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज दिस श्योर सब्सटेंस, श्योर मतलब खट्टे, क्योंकि ये जो खट्टे सब्सटेंस हैं, खट्टे जो पदार्थ हैं, कंटेंस एसिड विच डिसॉल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड और बेसिक कॉपर कार्बोनेट। मतलब इसमें क्या रीज़न बताया गया है कि पीतल के बर्तनों को लेमन, नींबू और टर्मरिक से रगड़ने पर वो साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस श्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये जो श्योर मतलब एक खट्टे जो सब्सटेंस है, साधन है, कंटेन्स एसिड, इनके अंदर एसिड होता है, विच डिसॉल्व मतलब जो दूर कर देता है, द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड और बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और जिनके अंदर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो मिश्रण होता है वो होता है प्रेजेंट ऑन द सरफेस और टर्निस्ड कॉपर वेसल्स। और जो उनकी कॉपर के वेसल्स मतलब जो बर्तन होते हैं उन पे जो वो कॉट जम जाती है काले रंग की, उसको वो साफ़ कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लेसन में है कि पीतल के बर्तनों को साफ़ करने पर, कॉपर वेसल्स को साफ़ करने के लिए लेमन और टर्मरिक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्योंकि ये खट्टे पदार्थ हैं और इनके अंदर जो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, ये जो इनका जो एसिडिक फैक्टर है खट्टे वाला, वो जब हम उस साथ क्रिया करता है तो वो जो तांबे के बर्तन हैं वो सारे साफ़ हो जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा, नीचे मैंने जैसे हमने मेटल और नॉन मेटल पढ़ा था, उसमें मैलेबल और डक्टाइल 2 शब्द आए थे। तो ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मैलेबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। तो मैलेबल क्या होता है? मैलेबल को हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीय, मतलब ऐसी कोई धातु जिसको पीट कर उसको किसी अन्य दूसरे सांचे में बदला जा सके, शीट में बदला जा सके, पतला किया जा सके। तो मैलेबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय, अर्थात उस पर चोट की जा सके। मेटल्स विच कैन बी बीटन टू सीट्स, धातुएं जो कि पीटने से सीट में बदल जाती हैं, वो मैलेबल होता है। और डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है तन्य, और तन्य का मतलब क्या होता है कि खींचकर पतले तार में बदल देना। जैसे सोना होता है ना, तो सोने के जब ज्वेलरी आभूषण बनाए जाते हैं तो क्या होता है, सोने को बहुत बारीक तार में बदल दिया जाता है, तो वो डक्टाइल गुण कहलाता है। और जैसे लोहा होता है, उसको पीट कर उसके बहुत सारे औजार, साधन, सामग्री बनाई जाती है, तो वो मैलेबल हो गया। तो डक्टाइल मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब ऐसी धातुएं जिनको हम खींचकर एक पतले तार में बदल सकते हैं। तो आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि मैलेबल मतलब आघात वर्धनीय, जिस पर चोट लगाई जा सके, और डक्टाइल क्या होता है? तन्य, जिसको हल्की चोट से लंबा किया जा सके या हीट कर गर्म करके उसको पतला किया जा सके और तार में बदला जा सके। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके उसमें बना हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं, ये क्या नाम है, इनको खुले में क्यों नहीं रखा जाता। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसका आंसर मैंने दिया है यहाँ पे कि सोडियम इज़ ए रिएक्टिव मेटल। सोडियम जो है ये एक रिएक्ट करने वाली धातु है। इफ़ केप्ट ओपन इट, अगर हम इसको खुले में रखते हैं, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो खुले में क्या है, जो हवा होती है उसके साथ ये क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, टू एक्सप्लोर एंड कैच फायर। और फिर क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद ये वहाँ आग को पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट दियर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ उसके रिएक्शन को रोकने के लिए ही मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर, उसको रोकने के लिए ही हम उसको जो है सोडियम को, पोटेशियम को आदि को खुली जगह पे नहीं रख पाते हैं। यही कारण होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के बाद ये तुरंत ही अग्नि को पकड़ लेते हैं। ठीक है। आप देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट, मतलब फ्री पोजीशन, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली 2 धातुओं के नाम बताइए। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम हो गया। ठीक है। उसके बाद है आपका मिनरल्स, ऑर्स और गैंग। ये 3 शब्द हैं आपके चैप्टर में, मिनरल्स, ऑर्स और गैंग। तो इन तीनों का हमें पता होना चाहिए। मिनरल्स होता है खनिज,
ओर्स होते हैं अयस्क, और गैंग का मतलब होता है अयस्क के अंदर जब रेत का मतलब चट्टान का, पत्थर का आदि का मिश्रण मिल जाता है, यानी कि जब वो अशुद्ध हो जाता है। तो मिनरल्स की डेफिनेशन लिखिए, मिनरल्स आर कंपाउंड्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी की धरातल पर या पृथ्वी की ऊपरी परत पर हम बोलें जो फ्री रूप में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मिनरल्स, खनिज। जैसे एलुमिन्स, K2SO4, Al2, है ना, ये सब एग्जाम्पल हैं। फिर आता है ओर्स यानी कि अयस्क। ओर्स आर मिनरल्स, ओर्स जो हैं वो खनिजी होते हैं, फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिनसे धातुएं बनाई जाती हैं। जैसे लोहा है, लोहे के अयस्क होते हैं, है ना, तांबा है, तांबे का अयस्क होता है, तो इसको बोलते हैं हम अयस्क, यानी कि खनिज को अयस्क में बदलने के बाद ही उससे धातु बनाई जाती है। और तीसरा जो शब्द है वो है गैंग, जिसको बोलते हैं GANGUE। तो गैंग का मतलब क्या है कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर, जब खनिज के अंदर मिट्टी का, चट्टानों का या अन्य दूसरा कोई मिश्रण मिक्स हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो गैंग कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है कि मेंशन द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़ बताइए। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम बात करें तो पहले मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, धातु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक साधनों में यूज़ होती है, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि में। मेडिसिन फॉर नर्व इम्पल्सेस, तंत्रिका आवेगों के लिए मेडिसिन बनाने के लिए। एंजाइम रिएक्शन के लिए मेडिसिन बनाने के लिए। ऑक्सीजन कैरियर्स यानी कि ऑक्सीजन वाहक, मेक यूज ऑफ मेटल्स, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती है और उनमें भी हमें मेटल्स, धातुओं की आवश्यकता होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, मेटल डेफिशिएंसी डिजीज़ इन एनिमल एंड ह्यूमन, मनुष्यों में और जानवरों में सूक्ष्म, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से कई डिजीज़ हो जाती हैं, उनको भी कुछ मेटल्स यूज़ करके दूर किया जाता है। जैसे किसी में विटामिन की कमी होना, किसी में कैल्शियम की कमी होना, है ना, किसी का BP बढ़ जाना, तो इनमें क्या होता है, इनमें दवाइयाँ बताई जाती हैं कि विटामिन की गोलियाँ खाओ, आयरन के कैप्सूल लो, है ना, और BP अगर बढ़ रहा है तो आयोडीन, नमक का कम इस्तेमाल करो। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें, इनमें धातुओं का मिश्रण होता है, ये धातु से बनी होती हैं। तो मेटल्स का तो यूज हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, हम नर्व इम्पल्सेस में, एंजाइम रिएक्शन में, और जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं पशुओं में और मनुष्यों में, उनके लिए। फिर आता है नॉन मेटल्स का यूज़। तो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर यूज इज एन इम्पोर्टेंट, ये जो है एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट, मतलब महत्वपूर्ण एक वस्तु मान सकते हैं या साधन मान सकते हैं इन केमिकल सॉल्यूशन, रासायनिक सॉल्यूशन के अंदर ये एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो नॉन मेटल है। एज ए पावरफुल डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है निसंक्रामक, एक होता है संक्रामक, संक्रमण से फैल जाती हैं चीज़ें, होता है निसंक्रामक, ये बहुत ही पावरफुल निसंक्रामक है। एंड एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन कंबंसन इन बैटरीज, और बैटरियाँ जो होती हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, टीवी की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, जो भी होता है, उनके अंदर जो पावर सिस्टम होता है, जो दहन सिस्टम होता है, कंबस्टेंस जो होता है, उसमें नॉन मेटल्स का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के यूज़ की बात हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक छोटा सा, व्हाट इज़ कोरिजन। कोरिजन को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण होता है किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का क्षरण होना, उसका धीरे धीरे, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है तो जंग लगने के बाद वो क्या होती है, धीरे धीरे लोहा नष्ट होने लग जाता है, तो उसी को कहते हैं कोरिजन। कोरिजन इज़ ए फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब घटना, वेयर ए मेटल लाइक, मतलब ये जो कोरिजन है ये लगभग मेटल पे यूज़ होता है। तो कोरिजन एक घटना है जहाँ एक धातु, लाइक जैसे कि इन्होंने लोहे का उदाहरण दिया है, आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्टेंड एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, कि अगर आयरन को, लोहे को आप मॉइस्टेंड एयर यानी मैं नम हवा में काफ़ी समय तक रख लेते हो तो वो क्या होता है, वो एक्सपोज हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे कोरिजन के चपेट में आ जाता है और क्षरण उसका होने लग जाता है, तो ये कोरिजन कहलाता है। ठीक है, फिर है व्हाट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम और एंड रिफाइनिंग, यानी कि धातु को, और मतलब अयस्क से धातु को प्राप्त करना, रिफाइनिंग, रिफाइनरी जो होती है उनसे धातु को शुद्ध करके प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है, वो मेटलर्जी कहलाता है। इसके साइड में दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि पुअर कंडक्टर कोई दो धातुएं नाम बताइए, तो मरकरी और लेड पुअर कंडक्टर होते हैं, और बेस्ट कंडक्टर कौन सी धातु होती है, तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब होता है
उभयधर्मी यानी कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण यानी कि जिसमें बेसिक और एसिडिक दोनों के गुण यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो एम्फोटेरिक कहलाती हैं। देखो अब इसमें नीचे लिखा हुआ है ऑक्साइड्स विच शोज बेसिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज, जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण दिखाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। फिर एक नीचे क्वेश्चन बन रहा है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया भी एक पदार्थ है। एक्वा रेजिया मैं अगर आपको हिंदी में बताऊं तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ आते हैं हमारे यहाँ पे घुमंतू लोग जो बोलते हैं कि चांदी को साफ़ करवा लो, सोने को साफ़ करवा लो, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास ये एक्वा रेजिया टाइप का एक केमिकल होता है। इसको यूज़ करने से क्या होता है आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो जो गोल्ड है और वो सिल्वर है वो धीरे धीरे पानी में मतलब घुलने लग जाती है, वो हल्की पड़ जाती है। जैसे 2 तोले की चैन है, उसको आपने साफ़ करवाया तो एक्वा रेजिया अगर उसने लगा दिया तो वो 1 तोले की भी नहीं बचती और आपको पता भी नहीं चलता है। तो एक्वा रेजिया क्या है? ये एक ऐसा केमिकल है जिसको गोल्ड पर यूज किया जाता है। अब देखो क्या है ये, द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ये एक मिश्रण है जिनका रेशो होता है 3:1। ठीक है। इट इज़ कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, मतलब डिसॉल्विंग मतलब घुला देता है नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को ये पानी में घुला देता है। अगर इसका यूज़ कर दिया और पानी में डाल के गोल्ड को आप साफ़ करो, उसमें एक्वा रेजिया की 2-4 बूंद डाल दी हैं तो ये उनको बहुत हल्का कर देता है और वो वज़न में हल्की हो जाती हैं। तो ये कहलाता है एक्वा रेजिया। तो इस तरह से आपको मैंने ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। इसके बाद इस पार्ट में वो समीकरण जो बच रही हैं कि मेटल अगर एसिड के साथ क्रिया करे तो क्या होगा, है ना, बेसिस के साथ क्रिया करे तो क्या होगा, तो वो जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एल्यूमिनियम के वो सब आपको याद एज इट इज़ ही करने पड़ेंगे। उनके सूत्र पता होना चाहिए, जैसे लोहे का Fe, एल्यूमिनियम का Al, ये सब पता होना चाहिए और उसके साथ ऑक्साइड की क्रिया करवा के हमें देखना है। तो ये मैं आपको क्लास में बोर्ड पे भी बता दूंगी। ठीक है। अब आई होप दैट ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया होगा। थैंक यू।